ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं माननीय उदय प्रताप जी की, जो कि एक बड़ी शख्सियत हैं, एक राजनेता, एक शिक्षक, एक समाज सेवी और एक बड़े साहित्यकार के रूप में हम सब जानते हैं उन्हें। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के आप पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे मिल रहे हैं। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से बात करेंगी श्रीमती मनोरमा लाल जी, जो कि स्वयं में वरिष्ठ साहित्यकार हैं। जीवनी लेखक के रूप में हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे आज के सहयोगी हैं श्री DN लाल जी, जो कि पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, श्रीमती शांति देवी जी, पूर्णिमा भसीन जी, श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी जी और मैं स्वयं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट डॉक्टर रश्मिशील। तो आइए सुनते हैं आज का ये पॉडकास्ट माननीय उदय प्रताप सिंह जी को। जी प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं और आपके विचार जानना चाहते हैं। तो सारी जनता जानना चाहती है आपके विचार तो, और सुनी भी है, तो उसमें आपके विषय में पूछना है मुझे कुछ और आप हमें बताइए। पहले तो बात ये है कि एक बड़ा पवित्र शब्द है संस्कार, जो आपके पूरे व्यक्तित्व में सब जगह से दिखाई देता है। कारण बताइए। आप इतने बड़े कवि हैं, वरिष्ठ और राजनेता रहे, बहुत ईमानदार प्रिंसिपल, नहीं प्रिंसिपल तो आप प्रधानाचार्य, तो आप बड़े धाकड़ रहे, नकल विरोधी अभियान चलाया आपने और सबको जो है आप टाइट रखते थे, बिल्कुल नकल ना हो सके। हमको सबके बारे में जानना है आपसे, तो हाँ जी आप बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर बताइएगा। तो मैं निवेदन ये कर दूं जी कि मनुष्य कहाँ पैदा होता है, किस परिवार में होता है, किस गांव में होता है, किस जात में होता है, किस धर्म में होता है, ये उसके हाथ में नहीं होता। वो तो जहाँ पैदा कर देता है वहाँ वो पैदा हो जाता है आदमी। हम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा हुए फलाने गांव में होने चाहिए या उस धर्म में या उस जाति में या उस परिवार में। तो ईश्वर ने ऐसे कृपा की मेरे ऊपर रही कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो पहले से ही संस्कार से युक्त था। हमारे जॉइंट फैमिली थी और परिवार में बहुत बड़े बड़े पदों पे लोग रहे हमारे पूर्वज, तो इसलिए उनके जो संस्कार मिले उसी से हम भी बन गए। ऐसा इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनके प्रति विनम्रता से याद करता हूँ उन्हें, और यही मेरे प्रश्न का उत्तर आपको है। जी दूसरा हम आप ही से पूछेंगे प्रश्न। वो प्रश्न है कि आप एक जमींदार फैमिली के थे और इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौते पुत्र जमींदार फैमिली का, परिवार का यदि होता है तो कट्टे वाला होता है। आप कैसे इतने गुणों के माहिर हो गए? मैंने निवेदन किया कि मेरी जॉइंट फैमिली थी जी, और उस जॉइंट फैमिली में हमारे चचेरे भाई थे वो भी सगे भाई माने जाते थे, और इसके अलावा हमारी बुआ के 2 लड़के थे, वो वहीं शिक्षा प्राप्त करते थे शुकाबाद में, क्योंकि और कोई कॉलेज नहीं था। तो हम लोग 5-6 भाई तो एक ही साथ रहते थे, तो हमसे बड़े भी थे, कुछ हमसे छोटे भी थे। तो इसलिए हमको ये नहीं कि हम अकेले नहीं थे, एक तो ये, और हम बीच के थे, इसलिए हमारी ज़्यादा चलती भी नहीं थी, या तो छोटों की जिद चलती थी या बड़ों का हुक्म। हम तो बीच के थे, सबकी सुननी थी आपको। इसलिए दूसरी बात यह है कि जो कुछ सब जमींदार ऐसे नहीं थे उस समय भी। कुछ जमींदार ऐसे थे जो हमारे परिवार में शुरू से 2-3 बातें सिखाई जाती थी कि एक तो कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई जात बुरी नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब अच्छे धर्म हैं, सब अच्छी जातियां हैं, और हर जात और हर धर्म में, हर गांव में, हर परिवार में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी इसी तरह के अनेक तरह के लोग थे। एक आध ऐसे भी लोग थे जो अपने ज़मींदारी स्वभाव के थे,
और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल उदार स्वभाव के थे। तो ये हर परिवार में होता है। हाँ, तो अब मान लीजिए कि हम भी संयोगवश ऐसे हैं। संयोगवश नहीं। आप सच में। अच्छा, ये बताइए कि आपका परिवार तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, तभी तो आप इतना अच्छा शायरी कर लेते, इतना अच्छी कविता परिवार लिखते। तो हमारा बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से पढ़ा लिखा था। हमारे जो परबाबा थे वो एक ओरिएंट स्कूल इटावा में टीचर थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में। हमारे बाबा ने चौधरी गिरवर सिंह उनका नाम था, और PCS हो गए थे वो। और उन्होंने 1893 में BA किया था सेंट जॉन्स कॉलेज से, जहाँ से फिर मैंने बाद में MA किया। जी। तो शिक्षा में बेशक बहुत और सभी शिक्षित थे। हमारे 2 ताऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA थे, और वो भी प्रोफेसर भी थे, और एक DSO थे। तो इस तरह से हमारा परिवार इतना बड़े पदों पे लोग थे, और उनसे हर तरह की शिक्षा हमको मिलती थी। इसलिए मिला जुला प्रभाव है हमारे ऊपर। है ना? तभी आप इतनी अच्छी शायरी भी कर लेते हैं और इतना अच्छा लिख भी लेते हैं। तो साहित्य जगत में जो है आप का संबंध जो है बहुत ज़्यादा वरिष्ठ और लोगों से भी रहा होगा, मंचीय कवि होने के कारण। तो किसी एक के बारे में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुनने का मन करता है, आपके संपर्क में काफ़ी रहे होंगे, कोई एक संस्मरण ऐसा सुना दीजिए जिससे पता चले कि हाँ, हम लोगों को भी पता चले कि वो। नहीं, मैं दिनकर जी के साथ रहा हूँ, जी, दिनकर जी। और रंग जी के साथ रहा हूँ, शिशपाल सिंह शिशु, और नीरज जी, और वाजपेयी जी के साथ कवि के रूप में तो ये 1-2 बार ही उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। लेकिन वाजपेयी में चूँकि जब राजनीति में गया तो वाजपेयी जी भी उसमें थे, और हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध थे। हालांकि हम बिल्कुल विपरीत दलों में थे। राजनीतिक विचारधारा से जो बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत विचारधारा मानी जाती है नहीं? है नहीं, मूलतः तो सब एक ही हाँ, है। मूलतः तो सब देश के लिए काम कर रही हैं। तो लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं। उसके बावजूद हम, और वाजपेयी जी नहीं, और कई हमारे जो बीजेपी के अन्य हमारे साथ MP थे, उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे। वाजपेयी जी के साथ हमने कवि सम्मेलन तो ग्वालियर में एक कवि सम्मेलन हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, उसका नाम पहले विक्टोरिया कॉलेज था। तो विक्टोरिया कॉलेज के रूप में 100 साल हो गए थे, और लक्ष्मीबाई के रूप में 25 साल हो गए थे। तो 125वीं साल गिलय मनाया गया था। ये 72 के आसपास की बात होगी। तो उसमें हमने और वाजपेयी जी ने साथ साथ काव्य पाठ किया था, और तब से हम लोगों की परिचय था। उसके बाद एक आधे मौका और मिला उनके साथ काव्य पाठ करने का, लेकिन राजनीति में हम लोग करीब 15-16 साल साथ रहे। तो वो बहुत स्नेह करते थे, और हम लोगों ने यात्राएं लंबी लंबी की। जहाँ तक उनके साथ का सवाल है, अंडमान वाला तो अंडमान एक संसदीय संयुक्त समिति थी, इसकी राजभाषा क्रियान्वयन संयुक्त समिति, संसदीय संयुक्त। तो उसमें दोनों सदन के सदस्य थे। संयोग ऐसा था कि वाजपेयी जी थे, जब वो राज्यसभा में थे तब मैं लोकसभा में था। फिर जब मैं राज्यसभा में हुआ तो वो प्रधानमंत्री थे। जी। लेकिन वो जब क्रियान्वयन समिति में हम दोनों साथ साथ बहुत दिनों रहे। तो एक बार उनके साथ जाने का मौका मिला, और हम जहाँ ठहरे थे, तो एक सूट था 2 कमरों का। तो एक में वो थे सामने वो थे, और इधर उनके सामने हम ठहरे थे। बीच में ऐसा था, और सामने समुद्र था। तो जो बैठने की जगह थी वो बीच की थी। तो हम और वाजपेयी जी उसमें, हमने उनसे पूछा, वाजपेयी जी ने कहा कि उससे कि मैनेजर से कि उदय प्रताप को सामने वाला कमरा दे देना। वो वही सीनियर मोस्ट थे, उन्हीं के कहने से चलता था।
तो मैंने पूछा, मैंने आदरणीय आपने ये कृपा क्यों की मेरे ऊपर, आपके साथ तो आपके पार्टी के भी लोग थे। तो कहने लगे इतनी सुंदर जगह आए हैं, कविता विता की बात हो गई, राजनीति से कौन उब गए हैं, तुम भी उब गए होगे। हमको बहुत अच्छा लगा उनका जवाब और उनकी ये भाव। और हम लोगों ने फिर साथ साथ खाना खाया, ये खाया। खाने वाली बात भी बता दीजिए। नहीं, खाने वाली बात में कोई ख़ास ऐसी नहीं है। वो नॉन वेज खाते थे, मैं वेजिटेरियन था। तो हमने ये वो पूछने जब आया था तब हमने वेजिटेरियन का आदेश दिया था कि हमने वेजिटेरियन हमारे लिए बना देना। उन्होंने वो जो वो होती है समुद्री, क्या कहते हैं मछली, उसका नाम कुछ विशेष कहते हैं, झींगा। अच्छा, तो झींगा का उन्होंने वो दिया था। तो वो लेकिन ऑर्डर दिए होंगे, ऑर्डर उन्होंने दिया था, लेकिन बैठे चूंकि एक मेज पे थे आमने सामने, तो वो जो बहरा लाया तो उसने झींगा वाली तो हमारी तरफ रख दी और वेजिटेरियन उधर रख दी। तो वाजपेयी जी अक्सर कहा करते तुम समाजवादी जातवादी बात बहुत करते हो। तो मैंने कहा कि इसको तो मैंने नहीं समझा दिया था। ये बहरा जो था ये तो उसने तो ये हिसाब लगाया कि जो ये वाजपेयी जी हैं तो ब्राह्मण हैं, तो ये सादा खाना खाते होंगे शाकाहारी, और ये सिंह लिखते हैं तो ये जरूर खाते होंगे। तो उसने बदल दिया। तो ये मैंने इसे सिखाया, ये जातवाद तो यहाँ के कण कण में बसा हुआ है। तो इस तरह की बातें भी उनसे हो जाती थी जी। अच्छा, अब तो 6 दशक से आगे बहुत लंबा हो गया, आप कवि रहे, साहित्यकार रहे, ऐसा क्या चीज़ प्रेरित करती थी? और बचपन में भी आप जरूर कविता कहते होंगे। नहीं, बचपन की कविताएं शुरुआत तो वहीं से हुई होगी ना? बचपन की कविताएं बिल्कुल अलग होती थी, वो तो उनमें तो याद नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार में भी कई थे। एक हमारे सगे ताऊ थे, वो बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने शहर जन्नत नाम की एक किताब लिखी है जिसमें कल्पना की है कि सारे कवि जो हैं जन्नत में मिले हैं तो आपस में वो क्या बात कर रहे हैं। अरे वाह। तो उनका नाम था ब्रजराज सिंह शाद नाम से लिखते थे। अच्छा, बहुत अच्छा शेर कहते थे वो। उनका एक शेर था कि दिल दोस्त है अपना तो सभी दोस्त हैं अपने, वरना तो ये दुनिया है यहाँ कौन है किसका। तो ये उनका शेर था। तो हमारे ऊपर जो कविता के संस्कार थे वो प्रारंभ से पड़े। जब हम हमने हाई स्कूल किया और पास हुए तो हमारे बड़े ताऊ जी थे प्रोफेसर मदन सिंह साहब, फिलोसफी के वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे और सीनेट के मेंबर भी थे यूनिवर्सिटी के, और उनके इंडियन फिलोसफी पे कई किताबें भी हैं। तो उन्होंने मुझे हाई स्कूल में पास होने की खुशी में कविता कौमुदी जो उस समय छपी थी, जी। बंगाल से पहली छपी तो पहले थी, कुछ बंगाली में उसकी रिप्रिंट हुआ था, तो वो मुझे उन्होंने पुरस्कार के रूप में दी थी। तो वो कविता थी, उसमें सारी पुरानी नई हिंदी की कविताएं और थी। कविता कौमुदी शायद हम लोगों ने भी पढ़ा है। हाँ, तो वो बहुत प्रसिद्ध किताब थी और आज भी है। वो कविता की एक तरह से ऐसी कविता जिसमें हर प्रकार की कविताएं पुरानी हैं जी, वो मुझे दी, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही जी। तो मैं भी कविता लिखने लगा अपना, लेकिन मैं कविता प्राय अपने छात्रों को सुनाता था, साथ ही साथ छात्रों को, और आपस में बात कर लेते थे, घर में कभी कभी सुना देते थे। तो लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार हमारे एक प्रोफेसर थे योगेंद्र पाल साहब जी, तो मैं उस वक्त इंटरमीडिएट का 12वें का स्टूडेंट था। तो उन्होंने एक लाबला डांसेंस मर्सी कीट्स की पोएम थी जी। उसका पैराफ्रेजिंग करने के लिए कहा कि सब लड़के पैराफ्रेजिंग करके लाए। कीट्स की थी, कीट्स की पोएम थी लाबला डांसेंस मर्सी। तो पैराफ्रेजिंग माने ये था कि उसे प्रोज में लिख के ले आई अंग्रेजी में। तो मैं कुछ भूल भाल गया खेल कूद में, तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक तरह से कहा कि क्लास वो करके लाए। नहीं, तो बोले तुम क्लास में तब आना जबकि पैराफ्रेजिंग कर लाओ। अच्छा, वो भी शायर थे बहुत अच्छे। अच्छा, तो मेरे मन में ये आई कि इन्हें खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कविता में करते हैं। तो वो उसमें मैंने वो ट्रांसलेशन किया है जी। और वो मेरी पहली कविता थी जो फिर मैंने उनको सुनाई जाके।
तो उन्हें यकीन नहीं हुआ पहले तो कि ये बोले मैंने नकल लिखी है। करके। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे जो और इसके आगे करिए। फिर उन्होंने एक आध और अंग्रेजी की कविताएं दी कि इनका ट्रांसलेशन करिए, तो हमने उनका भी कर दिया। तब उन्हें विश्वास हुआ। हाँ, कि ये लेकिन सब गाना आपको तो कविता याद होगी, लाबेला नहीं, डेम्स तो लावल डल्सन पूरी तो नहीं याद है। What can ail thee, night at arms so lone and palely lotting the sails has heard from the lake and no word sing। जैसे तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था, क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए से क्यों हो उदास पक्षी का कलरव बंद हुआ सूखी झीलों की हरी घास। या she met me in the midst full beautiful like a fairy child, her hair was long, her foot was light, her eyes were wild। तो मैंने उसका अनुवाद किया था, वो मिली मुझे थी खेतों में परियों के शिशी आँखें थी, थे केश बड़े और पद कोमर बेरहम बहुत ही आँखें थी। तो बहुत बड़ी मैं कविता। आपको यहाँ पर कुछ बता रही हूँ। जब मैंने दोनों कविताएं पढ़ी तो मुझे आपकी हिंदी वाली तो दिल को छू गई। और चलिए बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें ये हाँ ये बात तो ज़रूर थी, इस बात की तो बहुत अच्छी कविता कि ये उसी मीटर में, जिस मीटर में अंग्रेजी में थी और उसी मीटर में हिंदी में है। तो जैसे अंग्रेजी में वो बैलेड था, बैलेड वो होता है जो एक तारे पे गाया जाता है, तो बैलेड उसकी तरह से इसे भी गाया जा सकता था। इस बात की बहुत प्रशंसा रही और हमको आशीर्वाद भी मिला बड़ों ने। नहीं, वाकई वो हिंदी में जब आपने सुनाया, पूरी कविता सुनाई, तो थोड़ा हिंदी अंग्रेज़ी में हमारा हाथ तंग भी है, तो मैंने जब उसको पढ़ा तो लगा कि वाह क्या कविता है, और एक एक शब्द। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने लिखा था। साहित्य और राजनीति दोनों में आप रहे और शीर्ष पर रहे, और आपकी तो कहीं आलोचना भी नहीं होती है उदय प्रताप जी की। सच में ये तो आलोचकों की कृपा है। सच में। तो मैं आलोचना तो समालोचना होती है, आलोचना नहीं होती। हमारे राजनीतिकों की तो हमारे आलोचना ही तो खाली होती है। तो मैं आपके विषय में कैसे आपने सामंजस्य बिठाया। एक प्रश्न है जिसमें ये है कि सियासत का हाथ साहित्य जब पकड़ लेता है तो साहित्य की शराफत की उंगली छूट जाती है, ऐसा क्या है? नहीं, मेरा ऐसा अनुभव इसलिए भी नहीं है कि मेरे पिताजी स्वयं राजनीति में थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। हमारे शहर में वो हमारे शहर के शुकाबाद के गांधी कहलाते थे, और उनकी सज्जनता इतनी थी कि वो डॉक्टर थे पेशे से, तो वो उनके मरीज़ बिना पैसे के ज़्यादा थे, पैसे वाले मरीज़ उनके कम होते थे। तो वो ऐसा नहीं है कि राजनीति में हर आदमी उस वक़्त की, अब हो गया होगा, उस समय की राजनीति। अब जैसे उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो राजनीति में जो भी जाता था वो अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं जाता था, वो अपनी जान हथेली पर रख के ले जाते थे, देश के लिए, समाज के लिए, भला करने के लिए। तो इसलिए राजनीति कोई हमेशा से ऐसी बदनाम नहीं रही जैसी आप आज वर्तमान के संदर्भ में कुछ भी कह लीजिए। एक तो मेरा ये इसमें राजनीति के बारे में मेरा उतना बुरी धारणा, अच्छा हम उसके बीच के हैं। जब हम राजनीति में गए तो इतनी हालत ख़राब नहीं थी। दूसरी बात यह है कि साहित्य और राजनीति का लक्ष्य एक ही है कि समाज को कैसे जीने योग्य बनाया जा सके, सुविधाओं ऐसा कि समाज में जीवन जीने का जिजीविषा पैदा हो या इच्छा पैदा हो कि भाई हम इस और बहुत अच्छा जीवन है, इसको जिए। तो साहित्य तो अपने जीवन मूल्यों की स्थापना से करता है और उनको प्रैक्टिकली उन सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, राजनीति कराती है। तो एक दूसरे के पूरक मैं मानता हूँ। और इसका मुझे एक अनुभव है कि मैं जब मैंने एक बात और ये कहे कि जैसे मैं कविता शुरू से लिख रहा था जी, और इतने उस परिवार के होते हुए मैंने जो गांव में अत्याचार होते थे उन पर भी शुरू में कविता शुरू करना शुरू कर दिया था। तो मैं बचपन से ही मुझे ये लगता था कि मनुष्य के ऊपर अत्याचार करना ये अनुचित है, लेकिन मैं उनकी मदद क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं राजनीति में आया और जब मैं MP हो गया तो मैंने एक गाँव था, उस गांव का हालत हमने देखी कि उसके चारों ओर ले गए थे लोग मुझे दिखाने के लिए, तो उसमें चारों ओर पानी भरा रहता था।
और इतना कष्ट था, न तो वहाँ के बच्चों की शादी होती थी क्योंकि उसमें पानी भरा, न खेती होती थी, न खाने को था, और तो और शौच भी महिलाएं जो हैं वो तालाब के अंदर जाती थी। यानी इतनी बुरी तरह थी कि उसको देख के दिल दहल जाता था। तो मेरे मन में सनक आ गई कि इसको हमको ठीक करना है। फिर मैंने उसके लिए वहाँ के डीएम से बात करी और मुख्यमंत्री जी से बात करी, और फिर अपने पास जो हमारा उसका पैसा था उससे, बहरहाल और तमाम दूसरी संस्थाएं जैसे उस वक़्त रूरल डेवलपमेंट वगैरह, तो सारे मिला के उस गांव में मैंने वो तालाब का पानी निकलवाया, वो जो भर जाता था उसका इंतज़ाम किया निकलने का, और उस वहाँ एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया, सड़क बनवाई आने जाने के लिए, और आज वो गांव जो है वो बहुत रहने योग्य है। अगर मैं एमपी नहीं होता तो मैं लाख कविता लिखता रहता, उस पर कविता ही लिख सकता था उस गांव की दुर्दशा पे, पर मैं कर कहीं सकता। तो ये कवि जो है, जैसे रामायण के बारे में कही जाती है, महाभारत के बारे में, कि रामायण वो कहती है जो होना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए रामायण बताती है, और होते कैसे हैं ये महाभारत बताती है। जी जी, प्रैक्टिकल एग्जैक्टली यही विषय जो है, यही जो है राजनीति और कविता का संबंध है। कविता हमको एक आदर्श बताती है और राजनीति उस पर चलती है, एक दूसरे के पूरक है। अगर जैसे आपने कहा कि राजनीति का हाथ पकड़ने, राजनीति का हाथ पकड़ने से साहित्य गंदा हो जाता, मैं ये कहता हूँ कि साहित्य के संपर्क में आने से राजनीति में सुधार होता है। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि हमारे से पहले की, हमने तो संसद में जाके सुनी कि एक बार नेहरू जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे संसद की, तो वो लड़खड़ाए, तो दिनकर जी ने संभाल लिया। तो उन्होंने कहा कि दिनकर जी तुमने मुझे संभाल लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको संभालता है, कोई नई बात नहीं। जी जी। तो साहित्य और राजनीति का असली संबंध तो ये है कि एक दूसरे को सुधारते हैं, और साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब समाज में बुराइयां आ जाएंगी तो उनका जिक्र तो करेगा साहित्य जी, तो साहित्य में भी बुराई आ जाएगी जी। अगर मान लो समाज बहुत सुखी है, अब जैसे इंग्लैंड में आपको जो प्राकृतिक कविताएं बहुत मिलेंगी, हमारे यहाँ धार्मिक कविताएं बहुत मिलेंगी। कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना और जापान के, वहाँ पर समाज की दुर्दशा है, उस पर बहुत सी कविताएं मिलेंगी जो समाजवादी सोच है। जी। तो साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब साहित्य में गिरावट आवे, समाज में गिरावट आएगी, राजनीति में गिरावट आएगी, तो साहित्य में भी गिरावट आएगी किसी हद तक। लेकिन एक वो दूसरे के पूरक है, ये बात मैं पूरी करना चाहता हूँ। वो ऐसे कि एक अंधा और एक लंगड़ा, दो एक गांव में रहते थे, उस गांव में आग लग गई जी। तो सारे लोग तो भाग गए, लेकिन एक अंधा बच गया, एक लंगड़ा बच गया। तो उन दोनों ने आपस में तय किया कि देखो तुम्हारी तो आंखें ठीक हैं और मेरे पैर ठीक हैं, तो तुम हमारे कंधे पे, जिसकी आंखें ठीक थी उसके पैर खराब थे, तो उसने कहा कि मैं अंधा हूँ तो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो कंधे बैठ गया, वो उसकी आंखों से बताता गया और वो चलता गया, दोनों बाहर निकल गए। यही साहित्य का राजनीति का संबंध है जी। साहित्य के पास आंखें हैं, लेकिन करने के लिए, चलने के लिए पैर नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण। और राजनीति के पास पैर हैं लेकिन आंखें नहीं है, सोच विचार नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए समाज में, इसीलिए फिलोसफर किंग की कल्पना की गई थी कि जो सोच भी सके, कर भी सके। जो फिलोसफर किंग की जो कल्पना है कि वो सबसे अच्छा होता है जो, तो वो क्या होता है, उसके पास सोचने की भी शक्ति होती है और उसके पास करने की भी होती है। तो इसलिए ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने में लंबा कर दिया मैंने। नहीं और कर सकते हैं लंबा, कोई बात नहीं। नहीं करने का तो बहुत नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये फिलोसफर किंग की तो इसलिए वो कल्पना रखी है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद। अच्छा, और एक बात और पूछना चाहते हैं कि मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें हैं,
एक और ये बताइए कि कैसी राजनीति में आपको कैसा लगता था? आज की राजनीति में भी थे आप, ऐसा नहीं, तो मैंने आपको बताया कि कैसा लगता जो था? आप तो बड़े शुद्ध बुद्ध और संस्कार। वो वो हम क्या थे उस वक्त के सब। अब जैसे आपको एक आदमी बता दीजिए उस समय की राजनीति में बुरा हो जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। हाँ, लोग जान हथेली पे लेके जाते थे, जेल जाने के लिए जाते थे, कोड़े खाने के लिए जाते थे, मरने के लिए जाते थे। तब राजनीति में कोई सुविधा तो थी नहीं। लेकिन क्या आप भगत सिंह को सिर्फ राजनीतिक मानेंगे, गांधी जी को राजनीतिक मानेंगे, या अम्बेडकर को सिर्फ राजनीतिक मानेंगे, जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक मानेंगे? किसी भी पार्टी का नहीं कोई तो नेता आप तो नहीं। उसके बाद के हैं ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि राजनीति वालों ने पैसे वालों की मदद लेना शुरू किया। जी। और तो पैसे वालों ने सोचा कि जब हम इनको बना सकते हैं तो हम ही क्यों न बन जाएं, तो वो बनने लगे। फिर राजनीति में कुछ लोगों ने ऐसे लोगों के जो बाहुबली कहलाते थे उनका सहायता लेना शुरू किया जीतने के लिए। तो बाहुबलियों ने भी सोचा कि जब हमें नहीं जिता सकते तो हम खुद क्यों न जीतें। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे राजनीति में बाहुबलियों की और धनबलियों की धनबली, धन पशु, धनपतियों की, धनबली कहा मैंने, धन में जो बलवान है जी। तो वो उन लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। हाँ, अब वो अपने लिए काम करते जी। हैं, उनमें से उनका सोच है। हाँ, ये राजनीति के पतन की कहानी है और उसमें दुर्भाग्यवश, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये पतन हर देश में हुआ है। इंग्लैंड के अंदर भी वो राजनीति नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है जो तब थी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। आज़ादी के तुरंत बाद गिरधारी लाल नंदा और शास्त्री जी जैसे लोग रहे, और ऐसे हजारों लोग थे जो सिर्फ राजनीति के लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे जी। आज उनकी संख्या, आज ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी एक समाजवादी पार्टी का एक MLA है, वो जो मुसलमान नाम है उसका, आजमगढ़ का, वो 7 बार हो चुका है, या 6 बार हो चुका है, और उसके पास झोपड़ी में रहता है वो, और किसी की हिम्मत नहीं है पूंजीपति के उसके सामने चुनाव लड़ने। आपके साथ भी तो थे बांदा वाले, जमुना प्रसाद बोस जी। हाँ, वो मैं तो उनके घर गई हूँ। ऐसे तमाम लोग थे। नहीं, हाँ। एक BJP के थे, एटा के, उनका वो भी ऐसे थे कि वो 6-7 बार के हुए और उनके पास कुछ भी नहीं था। जमुना प्रसाद बोस जी के तो घर में हाँ, लोग हैं। ऐसे बहुत से लोग एक कमरे का एक हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है फिर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। हम जितने दिनों रहे, सौभाग्य से हमारे साथ ऐसे लोग रहे जो कि हमारी बातों का समर्थन, जैसे जनेश्वर मिश्रा जी के साथ हम बहुत दिनों रहे। वो तो बहुत अच्छे, वो भी ऐसे ही विचारधारा के थे। जी, जी। दूसरी बात ये कि समाजवादियों की जो लोहिया जी की जो सोच था, जिससे हम लोग सब प्रभावित हुए, वो ये था कि आपको अपनी सेवा के लिए नहीं राजनीति में रहना है। और वो लोहिया जी तो ये भी कहते थे कि हम सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता को आईना दिखाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो बड़ा काम होता है। लोहिया जी तो सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता की कमियां बताना उन्हें और उनको ठीक करवाना, ये भी देश की उतनी बड़ी सेवा है। इसलिए डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष के उतना ही महत्वपूर्ण है और विपक्ष भी उतना ही, प्रतिपक्ष कहें, विपक्ष नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि विपक्ष जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे कोई दुश्मन है। तो प्रतिपक्ष है, एक पक्ष ये सत्ता पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है। तो प्रतिपक्ष का काम है उन्हें आईना दिखाना, तो दोनों का अच्छा काम है जी। तो ये बात विचारधारा इसे माना जाए तो उसूलन राजनीति में कोई कमी नहीं। आप भाषा वाले में भी थे ना? मैं उसमें था, भाषा जी, राजभाषा क्रियान्वयन समिति का सदस्य। बड़ा लंबा था तो हम बोल नहीं पाए, इसलिए कहते क्या भाषा ले। उस संयुक्त समिति में मैं करीब 16-17 साल, 2 बार जब लोकसभा में तब भी रहा, राज्यसभा में तब भी रहा।
उसमें तो कोई कठिनाई ऐसी? नहीं, वो तो उसमें कुछ था ही नहीं। उसमें तो ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए तो अच्छा राजभाषा बना दिया। अच्छा राजभाषा बना दिया कि मतलब अंग्रेजी में कुछ स्टेट्स में हिंदी में काम, सरकारी काम हिंदी में होगा, वो कैसे किया जाए ये जाके दफ्तरों में सिखाते थे। और हमने तो दुनिया के कई देशों के राजदूतों में जाके, हम उस कमेटी में थे, तो हम गए और वहाँ पर कि वहाँ की भाषा से मिलके और अंग्रेज़ी से मिलके और हिंदी से मिलके कैसे हिंदी को ज़्यादा शामिल किया जा सकता है भाषा के मामले में। एक बात और मैं बताऊं, अभी वीरेंद्र यादव जी की, अब आपके शायद रिश्तेदार भी रहे, मैं सोच रही थी कि आप उनकी मृत्यु में उनके घर भी गए और उनकी मतलब क्रिमेशन में घाट पर भी गए, जबकि मैं सोच रही थी कि आप न जाएं, जाड़ा बहुत था। ऐसे ही मुझे लग रहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप गए, वहाँ बैठे भी। शंभूनाथ जी के भी मृत्यु में आप रात में 11 बजे तक थे वहाँ पर और सुबह तड़के आ गए थे, क्रिमेशन में भी गए थे। तब ये क्या है आपके अंदर जो आपको इन सब चीज़ों की तरफ प्रेरित कर? अरे ये तो सामाजिकता ऐसे कहते थे, जो हमारे जो सामाजिकता की भावना, सामने पुराने जो संस्कार होते थे उसमें ये कहते थे कि चाहे सुख में शामिल हो ना हो और आदमी के दुख में शामिल होना, जी ये आदमी की पहचान। मैं उस समय मतलब आपको प्रणाम करने का मन हुआ और अभी भी बहुत धन्यवाद आपका। अभी भी आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे वो भूलता नहीं। वीरेंद्र यादव जी, बहुत ठंड थी और आप गए थे, तो मैंने कहा क्यों गए होंगे, जब तक आप आ नहीं गए तब तक मुझे अजीब सी। आप हमारी तारीफ ज़्यादा कर रही हैं। नहीं, तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, आपकी बात बता रहे हैं, हम तारीफ क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आपसे जानने के लिए, और बहुत बात करो तो आपके पास तो संस्मरण, दिनकर जी का कोई संस्मरण? दिनकर जी की एक बेटी थी, वो इटावा में ब्याही थी जी और तो दिनकर जी का इटावा से बड़ा संबंध था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक कवि सम्मेलन रंग जी के सम्मान में किया जा रहा था, तो मैंने दिनकर जी को, एक तब पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, जी 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 मैंने पोस्ट कार्ड दिनकर जी को लिखा कि आप ऐसे इस तरह रंग जी जिनके आप बड़े प्रशंसक हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, तो आप अध्यक्षता करेंगे तो बहुत से लोग आपको देखेंगे जी। और सुनने आएंगे। तो दिनकर जी ने हाँ कर दी पहले। फिर दिनकर जी ने कुछ दिनों बाद एक उनका पोस्ट कार्ड आया कि मुझे दिल्ली में बिरला जी के वो जो पीए हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने बुलाया है एक कार्यक्रम में। अब मैं दुविधा में हूँ कि वहाँ जाऊँ कि मैं आपके यहाँ आऊँ, तो अगर आप मुझे अपने वचन से मुक्त कर दें तो मैं वहाँ चला जाऊँ। जी। तो मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं, आप जो चाहे सो करें, लेकिन इतना निवेदन ज़रूर करूँगा कि मैं जो हूँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको 1000 बार आप जा चुके हैं और आपको सब जानते हैं, देखा है, कितनी बड़ी लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए 50-50 मील से दूर लोग साइकिल पर और पैदल आ रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि दिनकर जी आ रहे हैं, दिनकर जी आ रहे हैं। तो उन गांवों में भी जहाँ साहित्य का कहीं नामो निशान नहीं था, वहाँ से भीड़ आएगी, लड़के आएंगे, यहाँ बड़ी खुशी है, यहाँ जो भी आपको देखेगा वो पहली बार देखेगा। तो मेरे समझ में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सोचता कि ये यहाँ पर ज़्यादा जाना ज़रूरी है वहाँ से, फिर आपकी मर्ज़ी है जैसा आप कहें। उनका दूसरा पत्र आया कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, उस दिन आ रहा हूँ। वो आए और उन्होंने बड़े उसमें सहयोग लिया और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम। नहीं, आपने बहुत अच्छे और उनसे एक बार दिनकर जी का कोट किसी ने इटावा स्टेशन पे, वो गाड़ी खड़ी हुई थी तो उनका ओवर कोट रखा था, वो किसी ने खिड़की से खींच लिया, तब शीशे विशे नहीं होते थे। तो दिनकर जी ने एक हमको पोस्ट कार्ड लिखा। उस पोस्ट कार्ड में लिखा, प्रियोदय, तुम्हारे इटावा स्टेशन पर मेरा किसी ने कोट चुरा लिया, अब मैं कहाँ FIR करता, इसलिए
प्राथमिकी तुमको ही दर्ज करा रहा हूँ। प्राथमिकी माने भाई यार, तो वो अब कुछ नहीं, इसके अलावा दिनकर, बस ये चिट्ठी हमारी बेटी के पास बहुत रही। और जो पहले वाली घटना हमने सुनाई है वो दिनकर जी की डायरी एक किताब है। हाँ है हमारे दिनकर की पास। डायरी में उसमें स्वयं उन्होंने ये लिखा है कि उदय प्रताप ने मुझे बुलाया, इस तरह से ये हुआ और ये हुआ, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो दिनकर जी के साथ भी बहुत अच्छे दिन रहे। आपके विषय में मनोहर राणा जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है अपनी पुस्तक में। हाँ, मनोहर राणा हम कल लगभग हमारे कुछ हमसे छोटे ही रहे होंगे। वो हम लोग साथ साथ आए, वो हम एक मुशायरे में साथ साथ मिले थे, तब से हम लोग एक दूसरे के बहुत प्रशंसक रहे। पर आपके तो बहुत आपकी प्रशंसा, क्योंकि मनोहर राणा साहब से मेरा तो बहुत प्रशंसा। आप ही ने तो मिलवाया था मनोहर राणा साहब से भी। अच्छा, अब कविता की सर बात चली है तो सम्मेलन की, तो एक कविता हो ही जाए। कविता और एक गजल जो आपको चांदनी वाली सुनाइए कविता, बहुत सुनने में अच्छा लगता है उसको। हिंदुस्तान वाली जो है, हाँ वो तो, हाँ हिंदुस्तान वाली भी जो थोड़ा वो करना पड़ेगा। कौन सी सुना पहले बताइए। कौन सी सुना है आप बताएं। आप तुम बता। चलिए गजल से वहीं शुरू कर, जो आप जी हाँ, वो ये है कि यो जो हिंदुस्तान की वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें जो जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे, राजनीति के जो अवमूल्यन हुआ उसमें समाज में अवमूल्यन होने लगा। पहले हिंदू मुसलमान मिलके स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। मैंने एक कविता भी लिखी थी कि आज़ादी में हिंदी उर्दू साथ रहीं, आज़ादी की कुर्बानी में अशफाकुल्ला भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, वतन शमा के परवाने जलते थे भरी जवानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। तो जो लड़ाई लड़ते थे वो हिंदू मुसलमान लड़ते थे। आज ऐसा लग रहा है, आज की अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। मेरे साथ जो लोग मुसलमान लड़के पढ़ते थे तो हमारे यहाँ जब होली होती थी तो वो हमारे यहाँ आते थे और घर में हमारी मदर के उन्हें गुजिया खिलाती थी। हम लोग जाते थे तो सिमैयाँ उनके यहाँ खा के आते थे ईद पे। कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैंने इसको संकेत की भाषा में कहा, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझा, जब आग लगेगी तो आपका ही घर थोड़ी जलेगा, सबका, हमारा भी जलेगा, आपका भी, सबका जलेगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज हमारा जो संगीत है, इतना बड़ा संगीत है देश का, उसमें हिंदू मुसलमान सबका योगदान है। आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान है, साहित्य में सबका योगदान है। ताजमहल क्या सिर्फ मुसलमानों ने बनाया था, उसमें हिंदू कोई मजदूर नहीं होगा। तो ये देश जो है दोनों के मिलजुल के चल रहा है जी। सभी धर्मों के, सभी सिखों का भी है उसमें योगदान। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, न मेरा है न तेरा, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत सुंदर। फिर दूसरा, हर एक का दायित्व भी है अपना अपना, ये नहीं कि हम सिर्फ। तो मैंने लिखा कि हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, बहुत सुंदर है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। और एक बात मैंने ये कही उसमें कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़े गाइडिंग फोर्स है तो वो है मोहब्बत, प्यार। अगर माँ प्यार करना बंद कर दे तो कोई बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। माँ पैदा होते ही बच्चे को छोड़ दे, बच्चा अगर जिंदा है तो माँ के प्यार से जिंदा है। अगर बच्चा बड़ा हुआ है, अगर उसमें संस्कार आए तो माँ के प्यार से आए। फिर भाई के प्यार से बहनों में, बहनों के प्यार से भाइयों में, पिता के प्यार से पुत्रियों में, पुत्रियों के प्यार से पिता में, जीवन जो है वो बनता है। तो मैंने उसमें एक शेर ये लिखा कि
सब ने हिंदुस्तान सबका है। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। अब जो लोग नशे में चूर हो जाते हैं, हमें गवर्नमेंट हमारी आ गई तो हमने अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनको समझाने के लिए शेर लिखा मैंने कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सब। बहुत कैसे समझते थे शुरू से आपको सत्ता का मोह तो ये ज़्यादा पुरानी कविता थोड़ी, 20-25 साल पुरानी है, तब पतन होने लगा था। बहुत सुंदर ये कविता थी। और चांदनी वाली कविता जो थी वो दूसरे दूसरे रंग की, लेकिन बहुत अच्छी है रस अलग है कविता। उसका। तो रस अलग है। वो समाज को आईना तो दिखा रही है, लेकिन वो प्रकृति को भी आईना दिखा रही है। समाज मतलब हम समाज में प्रकृति भी तो आती है। अच्छा, तो वो मैंने ये थी कि एक दो छंद याद आ जाए कि होती रही चांदनी। हाँ, बहुत अच्छी कविता। जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद, खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। सुख में तो सभी मीत होते, किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी। और जाने किस बात पर मैं चांदनी को भाता रहा और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। तो एक इसमें मैंने एक और छंद है, बहुत है इसमें छंद। नहीं, वो वाले तकिया वाले हैं इसी में। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। देखता रहा ठगा ठगा के परियों के रूप को भी बात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पर बैठ गई, थपकी दिखाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। तो बहुत सुंदर है ये आपकी कविता। और हम सोचते हैं काफ़ी लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। तो लाल साहब को तो पूरी कविता याद है। ये बहुत लाल साहब को तो हाँ, तो हैं कुछ छंद और सुनिए। कुछ छंद और सुनो। छंद तो देखिए मैंने कुछ छंद ये सुनाता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा डरते हैं दो बातों से, कि जाने हम मरने के बाद हमको कोई याद करेगा कि नहीं करेगा, कहीं हम मर न जाएं। ये है कि हम मर न जाएं। अब बताइए कि कितना मूर्खता के दोनों सवाल हैं। मरना तो सबको है। ऐसा दुनिया में कौन है जो लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। जैसे मैंने शुरू किया कि हम जन्म कहाँ होगा ये हम तय नहीं करते, ऐसी मृत्यु कहाँ होगी ये हम तय नहीं करते, वो होना है। तो मैंने उस पर लिखा कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की, तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। जाना है जब हिरण्यकश्यप जैसे लोग चले गए और रावण जैसे चले गए, जिनको ये प्राप्त था कि वो अमर है। तो दूसरी बात मैंने कहा कि ये चिंता करना कौन हमें याद करेगा। अच्छे काम करोगे तो याद कर रही आओगे, नहीं अच्छे काम करोगे तो कोई खुद क्यों याद करेगा। अभी आपको सिर्फ देखने का और आपके बीच रहने की सबको तमन्ना है। अब देखिए तो आपको याद करने की अभी नहीं समय अभी है। तो मैं उस पर मैंने ये लिखा था जी। कि सांस खींचने के पूर्व अगर आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया आपको बाद में याद करे, तो ये करना पड़ेगा। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु भूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और बहुत सुंदर। उसी में मैंने ये लिखा था कि वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में।
किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान। कैसी इतना अच्छा लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ऐसे भी छंद लिखे, जैसे अहंकार आदमी का सबसे महान शत्रु, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। जी बहुत सुंदर। अगर अब ऐसे काम करोगे तो कौन याद करेगा? जी अहंकार आदमी का सबसे महान शत्रु, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड, एक रामबाण पे चढ़ा के बहुत। एक सर कोई मुकम्मल गजल सुना दीजिए। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। क्या बात है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया। समाज का दर्पण है साहित्य, तो मैंने जो समाज में देखा वो कर लो। मैं सोचा हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या ज़िंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। क्या बात है। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते। अब साहित्यकार ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब क्या होता है, तो मैंने लिखा कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैकदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। मैकदे से कोई होश में तो जाता नहीं। तो राजनीति में भी कोई जो है अगर बच जाए तो बहुत समझ लीजिए। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैकदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। और एक जब बच्चे माँ बाप को दुआ देते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो जाते हैं तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े पदों पर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। गांव में जो दिशा होती है माँ बाप की, मैंने एक शेर लिखा था कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थीं, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया। उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया है। और जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते, जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते, सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। मान ली जैसे हम लोगों ने अभी आपका सुना, और मनोरमा दीदी ने ये आप पर एक किताब भी लिखी है कि कोहिनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलती हैं, आपके बहुआयामी व्यक्तित्व के संबंध में भी जानने को मिलती है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि ऐसी कोई चीज़ जो आप बनना चाहते हो और वो ख्वाहिश रह गई हो, उसके विषय में बताइए। देखिए, पहले तो ये मेरी एक गज़ल है जी, उसका ये शेर है कि बेशक 1000 बार लुटा पर बिका नहीं। कोहिनूर हीरे के बारे में ये है कि आज तक उसे कोई ख़रीद नहीं पाया, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर पाया। वो एक राजा ने दूसरे राजा से ले ली, छीन ली हो, डकैती डाल ली हो, ज़बरदस्ती छीन ली हो। और नादिर शाह ने तो टोपी बदल के उससे ले ली थी। बादशाह जो था, नादिर शाह से जब मिलने गया तो उसने वो कोहिनूर अपने पगड़ी में छुपा रखा था। ये बात नादिर शाह को किसी ने बता दी। तो जब मिले तो नादिर शाह ने कहा कि आओ पगड़ी बदल लेते हैं दोस्ती में। अब ये भी नहीं कह सके कि हमने चोरी से इसमें वो चुराया, पगड़ी बदल ली और कोहिनूर वहाँ चला गया। तो कोहिनूर की कहानी ये है कि उसे चाहे लूटा गया हो, चाहे छल से कपट से लिया गया हो, लेकिन कोहिनूर हीरा कभी बिक नहीं सका। इसी तरह से कुछ मनुष्य होते हैं जो जिनका ज़मीर जो है, जिनका जो अंतरात्मा है, उसका कभी सौदा नहीं करते। आप उनसे गलत काम कराने के को उनका ख़रीद नहीं सकते कोहिनूर की तरह। तो मेरा एक शेर ये है कि बेशक 1000 बार लुटा
पर बिका नहीं। बंद कोहनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा है। जी। क्या बात। और इसका ये है कि इस दौर में कोई न जुबां खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। और जो 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 ऐसे जो लोग होते हैं जो जिनको ज़मीर नहीं, तो उन पर लगा तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, जिसमें कुछ है ही नहीं। मान लीजिए हमारे घर में आज चोर आ जाए, घर हमारा बहुत अच्छा है, तो सिवा कपड़ों के और किताबों के वो उनको हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये मिल जाए, ज़्यादा ज़्यादा दस- मिलेगा उसको। हाँ, तो इसके अलावा और जो बताएं जो आप जानती होंगी हमारी एक मित्र थी जो आजकल कनाडा में है। उन्होंने वो थी संपादक किसी पत्र, सोशल वर्क भी तो करती, सोशल वर्क भी करती थी। हाँ नहीं, वो करती थी, उनकी बड़ी बहन थी। तो वो हमारे घर आई, तो उन्होंने हमारी अलमारी खोली और उसमें से पहले तो उसमें ताला नहीं लगा था, चाबी उसमें लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अलमारी में आपकी चाबी लगी रहती है। हमने कहा लगी रहती है। और आज भी नहीं, कोई अलमारी ऐसी नहीं होगी जिसमें ताला लगा हो। हमारे सारे सहायक जितने लोग हमारे साथ हमारी मदद करने वाले सब लोग जो हैं वो अपना खोलते हैं, मूंदते हैं, हमें नहीं। तो ये रही हमेशा से। तो ये मैंने उसमें कहा तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पाँव सिंहासन का मगर डोल रहा है। क्या? सिंहासन का पर बैठो तो पैर डोलते रहते हैं कब जाए, तिनके की चटाई से कहाँ जाओगे, और तो कोई है नहीं, कहाँ गिरोगे और नीचे उतर के कहाँ जाना है। तिनके की चटाई को, जो तिनके पे चटाई पे सोता है पहले ही उसे विरक्त कोई हो डर गए। नहीं है। तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पाँव सिंहासन का मगर डोल रहा है। और ये उसी में ये शेर था कि कोहनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा। अच्छा, एक बात है, आप बता रहे हैं ना इतना डिटेल में, मैंने किताब लेके जब मैं उमा जी के यहाँ गई तो मैंने उमा जी से कहा कि इसका शीर्षक बताइए। एक लाइन में उन्होंने यही शीर्षक बताया। वो हाँ, विद्वान है उमा जी। आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन बहुत लंबा रहा है, साहित्यिक जीवन के साथ साथ राजनीति में ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार गिरावट होती जा रही है। धन बल का और बाहुबल का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण और हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी बहुत प्रभावित हो चुका है। इसमें आशा की किरण आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए और सुधार क्यों नहीं हो पाया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बड़ा आप जैसे योग्य व्यक्ति से यही अपेक्षा थी कि आज आप ऐसा अच्छा प्रश्न तो करेंगे। हमने अच्छा लेकिन रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात आती है, ये आज से नहीं है। ऐसा जाने कितनी बार हुआ होगा। हमारे एक वो टाइम था जब हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में या मुग़लों के ज़माने में हमारा पर कैपिटा इनकम जो थी वो वर्ल्ड में हाईएस्ट थी। उसमें कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये बदलाव जो है स्वाभाविक है। चाइना में भी इतना पैसा आज से चाइना तो 1949 में स्वतंत्र हुआ, हम 47 में हो गए, हम पहले 2 साल हुए। लेकिन आज चीन जो है वो बहुत आगे है। तो इसलिए ये बदलाव तो रहता है और ये बदलाव हमेशा से रहा है। महाभारत अगर नहीं होता, अगर ये बुरे आदमी नहीं होते तब, तो बुरे आदमी बढ़ जाएंगे तो महाभारत जैसी कोई घटना घटेगी और फिर अच्छे आपको आदमी। लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, मैं बहुत आशावादी हूँ। आज भी कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका मैं बहुत प्रशंसक हूँ। तो आप आशीर्वाद अब दीजिए। अब गडकरी है, हमारी पार्टी का नहीं है, बीजेपी का है। लेकिन हम हों चाहे कोई हो, उसकी तारीफ करते हैं। एक मैंने बड़ा नाम दे दिया और छोटे पैमाने पे तो आपको ऐसे ही 50 नाम, जैसे मैंने अभी बताया समाजवादी पार्टी के एक MLA हैं, ऐसे 50 MLA को मैं जानता हूँ जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम करते। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। इसी तरह से राजनीति इतनी बुरी नहीं है। हर पार्टी में कुछ समझदार हैं, कुछ नासमझ भी है। डॉक्टर साहब, गोपाल दास नीरज जी आपके मित्र थे, आपके पड़ोस के ज़िले के भी थे, तो उनके बारे में कुछ संस्मरण 1-2 उनके बारे में। नीरज जी से मेरी पहली मुलाकात मैंने नीरज जी को 53 में देखा था और वो
एक हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था मैनपुरी में, और उसमें निराला जी भी थे, महादेवी वर्मा भी थी, और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने अध्यक्षता की थी, जो उस वक्त गवर्नर थे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने उसकी संचालन किया था, और राजा गोविंद राम सिंह मैनपुरी के जो थे वो उसके आयोजक थे। तो उसमें नीरज जी सबसे छोटे कवि थे, सबसे छोटी उम्र के, और मैं तब कविता लिखना तो लिख तो चुका था एक आध, लेकिन आगे सुनता था बैठ के, और पिताजी भी हमारे साथ थे, तो वो उनका बड़ा सम्मान था, तो उनके साथ हम गए थे। तो आगे वाले, तो वहाँ हमने नीरज जी को पहली बार देखा था, और वहाँ तो कुछ कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन एक बाद में हम लोग, नीरज जी ने सन 55 से तो एक ही मंच पे जाना शुरू कर दिया साथ साथ। नीरज जी तो पहले से थे, मैं भी जाने लगा था। फिर अंत तक नीरज जी का हमारा साथ रहा, और अंतिम दिनों में तो आके एक दिन नीरज जी जब यहाँ आए, जब उनके इंतकाल के कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले शायद, तो वो लखनऊ आए, और उसमें वो जो डालीबाग का जो गेस्ट हाउस उसमें रुके हुए थे, तो वहाँ उन्होंने सर्वेश अस्थाना को और विष्णु सक्सेना को मेरे पास भेजा कि जाओ उदय प्रताप को बुला ला। दोनों लोग आए, कार से हमको ले गए, हम अपनी गाड़ी से गए थे, लेकिन वो आए थे। वहाँ नीरज जी हमारा हाथ पकड़े, बहुत देर तक बात करते रहे, और ये कहते रहे कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो यश भारती का वो पेंशन बंद हो गई है, तो उनसे मिलूँगा मुख्यमंत्री से, और ये तब मुख्यमंत्री यही थे अपने योगी जी। तो मैंने कहा आप मिलिए ज़रूर, और हम बड़ी देर तक बात गए। तो बाद में विष्णु सक्सेना और सर्वेश ने हमसे पूछी, दादा आपने जितनी बातें कही सब आपकी समझ में आ गई? क्योंकि जो बोलते थे वो अस्पष्ट बोलते थे। तो हाँ, तो हमने हंसे, हमने कि 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी बात हम ही हिंदुस्तान भर में समझते हैं, एक मुलायम सिंह और दोनों आपस में बहुत मित्र हैं। मुलायम सिंह की बात कम समझ में आती थी, पर हम उनके साथ 58 से जुड़े हुए थे, इनसे 53 से जुड़े हुए थे। तो जाहिर है कि भाई हमने इनको अच्छे में बोलता सुना, तो हम तो ओठ चलने से समझ जाते थे कि नीरज जी कैसे बोलते हैं, तो नीरज क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा भाई एक एक बात समझ में आ गई, और वो तो हमारी उनकी बहुत आत्मीयता, अंतरंगता थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने भविष्यवाणी भी तो आपकी की थी। नहीं, भविष्यवाणी का, और वो जब आते थे उनका प्रेम हमसे इतना था कि जब भोगांव आते थे तो भोगांव में उनके एक बड़े भाई थे, वो प्रोफेसर थे, और उनके सगे साले रविंद्र सक्सेना उसी कॉलेज में थे, 2 डिग्री कॉलेज में थे। तो अच्छा, तो भोगांव में जब वो आते थे नीरज जी, तो अपनी पत्नी को तो वहीं छोड़े आते थे, अपने उनके रविंद्र सक्सेना के पास, उसके भाई के पास, और बड़े भाई के पास भी नहीं रुकते, हमारे पास रुकते, तो 7-7 दिन तक ऐसे ही। और हम उनके सारा इंतज़ाम करते थे, उनकी तेल मालिश का, उनके खाने का, पीने का सब इंतज़ाम करते थे। तो वो बड़े खुश रहते थे, तो और कहते थे अरे यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। लेकिन जहाँ तक उनकी बड़प्पन की बात है, उन्होंने 1964 में, नेहरू जी की डेथ 64 में, जी 64 के नवंबर में, मई में उनकी डेथ हो गई, नवंबर में कवि सम्मेलन हुआ भिंड में। तो उस कवि सम्मेलन में हुआ क्या कि नीरज जी ने एक कविता पढ़ ली कि चलता फिरता जादू था वो एक 74 साल का, और क्या वीर जवाहरलाल का नाम रहे, नाम हमेशा अमर रहे, कुछ ऐसी कविता थी। और भवानी प्रसाद मिश्र जो थे उस समय के बड़े कवि थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो वो इतना वातावरण भावुक हो गया कि भवानी दादा ने कहा कवि सम्मेलन समाप्त किया जाता है, अब इसके बाद कोई कवि सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ भिंड में ये था कि जो कवि सम्मेलन होता था उसमें गाँव के लोग आते थे, और रात को कोई बसें चलती नहीं, तो भिंड का इलाका जो उस वक्त डकैतों का था, तो आप जानते ही वातावरण क्या था, कोई रात को जाना पसंद नहीं करता, तो जनता खड़ी हो गई कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे कवि जिन्हें, जैसे हम लोग जो थे, जो नए नए कवि थे, उनको रोक लिया गया, और हम लोगों ने कविता उनको सुबह तक सुनाई। सुबह नीरज जी भी आ गए
नीरज जी ने कहा कि मैं दोनों तरफ हूँ। मैंने उनके भवानी दादा के कहने से चला गया और उदय प्रताप इन लोगों के बुलाने से आ गया है। तो ऐसे संस्मरण उनके थे, बहुत साथ रहे ना, बहुत अधिक। एक सवाल हमको पूछना है। सर, आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, कुछ ऐसे काम जो आपने अध्यक्ष रहते हुए किया हिंदी के लिए विशेष तौर पर, और कुछ करते रहने की न करने की कसक रह गई आपके पास हिंदी के लिए, इस संदर्भ में आप कुछ बताएं। ये बहुत प्रश्न ऐसा है, जटिल भी है और है बहुत ज़रूरी। मैंने सबसे पहला काम तो हिंदी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किया जिससे मैं संतुष्ट हूँ, कि उर्दू और हिंदी को दो भाषाएं माना जाता था। मैंने अपने ज़माने में दोनों भाषाओं को कहा कि एक दूसरे की पूरक भाषा है। अभी आपके सामने मेज रखी है, ये उर्दू का शब्द है, इसकी हिंदी बता दीजिए। हम जो जानते होंगे उसको जानते होंगे, कोई नहीं बताता। शिकायत शब्द की आप हिंदी बता दीजिए। रजाई। शिकायत की नहीं, वो तो बहुत बड़े। शिकायत बताइए, शिकायत तो बड़ा है। शिकायत शब्द की इतने लोग बैठे, बताइए हिंदी क्या है, कोई नहीं बता सकता। हम हज़ारों उर्दू के शब्द, कमरा उर्दू का शब्द है, मेज़ उर्दू का शब्द है, कुर्सी उर्दू का शब्द है, पाजामा उर्दू का शब्द है, कुर्ता है उर्दू का शब्द है। ये उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। बर्तन उर्दू का शब्द है। हमारे यहाँ तो बर्तन को हिंदी क्या कहते हैं, संस्कृत में बर्तन को पात्र कहते हैं। कौन इस्तेमाल करता है? अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हाँ हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। तो मैंने सबसे पहला काम किया जब अध्यक्ष हुआ कि उर्दू को पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, हर भारतीय भाषा को पुरस्कार दिए जाते थे। तो मैंने उर्दू वालों को भी पुरस्कार देना शुरू किया और ये कोशिश की। मैंने 2 छंद भी लिखे, वो ऊपर टंगे हुए हैं। उसमें मैंने यही कहा कि हिंदी और उर्दू एक दूसरे की पूरक भाषाएं हैं। ये मैंने काम किया, ये इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। रही ये कि वैसे अब बहुत हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ जब हम गए तो कई मुकदमे चल रहे थे आपस में, सीनियरिटी वीनियरिटी। तो हमने एक दिन बैठ के समझाया मैंने कि जो जजेज होते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो कानून देख के काम करते हैं, फैसला करते हैं। तो आप सब लोग मुकदमा वापस करिए, हम लोग आपस में बैठ के और अपना भी कानून मंगा लेते हैं और देश का भी, और करके हम फैसला करते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है। और हमने कर दिया, और वो सब तीनों लोग जो हैं सबके प्रमोशन हो गए, सब सीनियर हो गए। ऐसे बहुत से झगड़े हमने निपटाए। हाँ, संतोष है। रह गई क्या रह गया, तो रहने को तो इतना रह गया है कि जो एक काम हमने और बहुत बड़ा काम किया था कि जो कुछ लोग 7-7 साल से 100 रुपये रोज़ और 200 रुपये रोज़ पे काम कर रहे थे, ऐसे हमने जो हिंदी संस्थान में लोग थे उनको जब करवाया तो काम करते थे, वो स्थायी हो गए। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जो छोटा जो भी है, जो बन सका उसको खत्म कर दिया। पूर्णिमा जी आप पूछ ले कुछ। आपको मेरा प्रणाम। आज बहुत सारी जानकारियाँ आपके जीवन के बारे में हमें मिली जो कि बहुत ही नायाब थी हमारे लिए। आपने किस तरीके से साहित्यिक और राजनीतिक जीवन में अपने आप को स्थापित भी किया और इतना अच्छा संदेश समाज को दिया। तो मेरा प्रश्न तो नहीं है, मैं एक प्रशंसात्मक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका सोशल मीडिया पर पेज है और वो मैं रोज पढ़ती भी हूँ, उसको फॉलो भी करती हूँ। तो आप इतनी मसरूफियत के बीच में और इतना इस वय में इस चीज को कैसे हैंडल कर पाते हैं? और ये एक प्रशंसा भी है और आपसे क्वेश्चन भी है। ये बात प्रश्न का इसका उत्तर तो ये कि मैंने अपनी एक शुरू से एक जीवन की एक दिनचर्या बना रखी है। सुबह मैं थोड़ी देर व्यायाम करता हूँ, फिर एक कविता चाहे एक दोहा ही लिखूँ, चाहे एक शेर ही लिखूँ। मेरी कई ऐसी गज़लें हैं जो एक महीने में पूरी हुई। एक शेर आज लिख दिया, फिर 5 दिन तक कुछ नहीं लिखा, फिर दूसरा शेर किसी दूसरे दिन बैठ गए तो उस दिन उसमें जुड़ गया अपने आप ही। फिर कोई घटना घट गई तो तीसरा जुड़ गया। तो मैं चाहे 2 लिखूँ, चाहे 4 लिखूँ, चाहे मुक्तक लिखूँ, गज़ल लिखूँ, छंद लिखूँ, लेकिन थोड़ी देर
आज भी कविता लिखता हूँ। तो सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि आज क्या लिखूँगा। तो आज मैंने मुझे मेरी ये हो रहा था कल किसने भूल की संसद में, किसकी गलती ज़्यादा थी। कल संसद में बड़ा हंगामा हुआ। तो हमने ये कहा कि जो अपनी गलती अगर की है तो आदमी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज का है क्या लिखा है फेसबुक मेरे पे, पास आया है आज, मेरे पास आपने भेजा। हाँ, तो मैंने कि अगर भूल हमसे हो गई है तो उसे स्वीकार कर लिए, ये सज्जनता का काम है। हाँ जी। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे की भूल बताते हैं, अपनी कभी नहीं बताते। होना ये चाहिए कि अपनी भूल भी स्वीकार करना चाहिए। आपने लिखा है, पर्दा दर पर्दा सियासत का खेल, जनतंत्र की नाक में है नकेल, तिगड़म की कुर्सी सच्चाई को जेल, चचुंदर के सर में चमेली का तेल। क्या बात। ये तो जो देश की हालत है उसमें लिखा है। जाने अनजाने हुई अगर आपसे हाँ, भूल, हाँ, सज्जनता ये की वाली मांग है, आज मन का। से करें कबूल। ये आज का है। सज्जनता की मांग है, मन मन से से करें कबूल। अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमें मालूम पड़ेगी कि हमें गलती हो गई तो हमको अपनी गलती मान लेना चाहिए। और आप तो पहले ही मान लेते हैं, नहीं, आप तो टाइम ही नहीं देते। नहीं तो अब इसी सज्जनता का परिणाम है कि हम लोग जो पहले सूप पी गए और आप लोगों को सर्व नहीं हुआ। आप आशीर्वाद दीजिए नए लोगों को, नए कवियों को। यहाँ तो हाथ जोड़ के बैठे हैं, हम और सबके सभी आशीर्वाद बैठे के तलबगार हैं। सब हमें आशीर्वाद दें। हाँ, सबको तो सीख ही आशीर्वाद। रहे हाँ, सब ये भी साहित्यकार है, ये तो सीख ही रहे अभी तो। बहुत अच्छी है। तो आप सबको आशीर्वाद दीजिए कि आगे लिखे, हमें भी दीजिए। आशीर्वाद तो मेरी ये गज़ल है कि हम बुज़ुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, खुश रहें वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। हम तो सबको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद। और आप खूब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, ये भी हम आपकी कृपा बनी रहेगी और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो स्वस्थ रहेगी। और ऐसी आप पुनः हम आपसे बात करेंगे और धन्यवाद। खूब सारा और क्वेश्चन जुटाए रहेंगे आपसे पूछने के लिए। जी। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपने सुना माननीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को, जिनसे बात कर रही थी श्रीमती मनोरमा लाल जी। तो आपको आज का ये कार्यक्रम, हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार। हमें आशा है कि हमारा पॉडकास्ट आप सबको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।